अगला चैप्टर हमारी सीरीज में जो आता है वो है चैप्टर बिजनेस एंड प्रोफेशन का। बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में भी कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब हम लोग यहाँ पे उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन के जो चैप्टर है उसके अंदर एक सेक्शन आता है हमारे पास, सेक्शन नंबर 37, जो बेसिकली जनरल डिडक्शंस के बारे में है। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 36 के बीच में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पा रहे हैं 30 to 36 के बीच में, आप उस एक्सपेंसेस का भी डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए सेक्शन यूज होता है सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 में जब आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो वहाँ पे कुछ हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं। उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम लोग डिडक्शन ले सकते हैं। पॉइंट्स कौन से हैं कि एक्सपेंडिचर आपके कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने कार परचेज करी तो कार का खर्चा, कार परचेज करने का खर्चा पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन कार की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा पीएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, पेट्रोल का खर्चा डेबिट हो जाएगा, ड्राइवर की सैलरी डेबिट हो जाएगी। ये सारे मेरे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। डेप्रिसिएशन भी डेबिट हो जाएगा। फिर वो खर्चा मेरे पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। तो कार को अगर मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो जितना प्रोपोर्शनेट कार को मैंने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया उसका खर्चा मैं पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकता। तो ओनली दैट एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू बी डेबिटेड जो मैंने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ किया या उसके प्रोपोर्शन में यूज़ किया। साथ साथ में ये ऐसा खर्चा हो जो कि इसी साल, इसी करंट ईयर में इंकर किया गया हो और बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए इंकर किया गया हो। तो हमारे पास इस तरह की कुछ कंडीशंस आती हैं। साथ साथ में इसमें दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए थे पहले, और थर्ड एक्सप्लेनेशन इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है। पहला एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये था कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो ऑफेंस के नेचर का है या जिसको कानून में प्रोहिबिट किया गया है, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई टेरर फंडिंग है, वो खर्चा पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कोई ब्राइब दी है तो वो खर्चा पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। तो दीज आर ऑफेंसेस, दीज आर सम एक्सपेंसेस व्हिच आर प्रोहिबिटेड। आप इनको पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते, दैट मींस आप इनका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ में अगर हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी अगर सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर का खर्चा करती है तो सीएसआर का खर्चा भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का रीज़न मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। जो सीएसआर है वो हमेशा आपके प्रॉफिट का 2% होता है। अब क्योंकि प्रॉफिट फ्लक्चुएट करेगा तो ये 2% भी फ्लक्चुएट करेगा। दैट मीन्स एनी एक्सपेंडिचर विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रॉफिट is called as an appropriation. It is not called as a charge. और जो एक्सपेंडिचर चार्ज के नेचर का नहीं है वो पीएल अकाउंट में डेबिट भी नहीं होगा, ये अप्रोप्रिएशन के नेचर का है। इस वजह से आप इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ये आपके पास आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अब इस बार इन्होंने एक्सप्लेनेशन नंबर 3 इंट्रोड्यूस कर दिया। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 इंट्रोड्यूस क्यों किया, उसकी वजह क्या रीजन रहा, आओ जरा उस बात को समझते हैं। आपको याद होगा जब पैंडेमिक हुआ, कोरोना का जो पैंडेमिक हुआ 2020 में 21 में, तो उस समय और उससे पहले भी, इनफैक्ट उससे पहले भी एक दवाई बहुत ज़्यादा फेमस होगी जिसका नाम था डोलो, DOLO। अब डोलो नाम की ये जो दवाई है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ये कंपनी दवाई बनाती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो एक मुकदमा चला इनके अगेंस्ट कि इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को, बहुत सारे अक्रॉस इंडिया बहुत सारे फार्मासिस्ट को, जो जिनको हम लोग केमिस्ट कहते हैं, इनको बहुत सारी पैसा दिया, गिफ्ट्स दिए, बेनिफिट्स दिए, परक्यूजिट्स दी, रिश्वत दी कि ये डोलो को रिकमेंड करना स्टार्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर पैंडेमिक में तो ये बहुत ज़्यादा हुआ। और समवेयर अराउंड बड़ी एक वियर्ड सी फिगर मेरे को हल्की सी याद आती है कि शायद इन्होंने 1000 करोड़ रुपए के जो गिफ्ट्स है, जो बेनिफिट्स है, जो परक्यूजिट्स है, वो डिस्ट्रीब्यूट करे अक्रॉस इंडिया टू द डॉक्टर्स एंड टू द फार्मासिस्ट ओनली टू प्रमोट द मेडिसिन ऑफ दिस डोलो। अब ये बात काफ़ी हद तक प्रूव भी हुई क्योंकि फिर हमारे पास इसके सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे रेफरेंसेस भी मिले कि जहाँ पे कोर्ट कचहरी तक ये वाली बात पहुँची।
तो डोलो नाम की ये जो मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गई। और फिर मेरे को एक बात ये भी समझ आती है कि अगर डोलो जैसी एक सिंपल सी दवाई बुखार के लिए जो यूज़ होती है, अगर उसको प्रमोट करने के लिए ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज इतना ज़्यादा खरबों रुपए का पैसा खर्च करती हैं, तो व्हाट अबाउट दोज मेडिसिन जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, खास तौर पे कैंसर के जो इलाज के लिए यूज़ होती हैं, या फिर जो हार्ट एलिमेंट्स के लिए यूज़ होती हैं, या इस प्रकार की और जो सीरियस थ्रेट्स होते हैं, जो सीरियस डिजीज़ होती हैं, उनमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए कितना ज़्यादा ये लोग गिफ्ट्स और बेनिफिट्स और परक्यूजन्स देते होंगे। चलो वापस आते हैं डोलो पे। तो डोलो की ये जो कंपनी का केस था ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और फिर बात यहाँ पे ये पहुंची कि क्या ये जो खर्चा, इतना बड़ा खर्चा ये लोग क्लेम कर रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द मेडिसिन्स, क्या ये खर्चा अलाउड होना चाहिए, डिसअलाउ होना चाहिए, क्या इसका पीएल अकाउंट में डिडक्शन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा कोई भी, अच्छा एक इसमें मैं आपको और बात बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बात ना जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है IMA, उनसे भी पूछा कि साहब क्या आप इंकरेज करते हैं डॉक्टर्स को कि डॉक्टर्स जो है वो ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कोई गिफ्ट्स वगैरह ले लें, कोई बेनिफिट्स ले लें, कोई परक्यूशंस ले लें, कोई रिश्वत ले लें, और उनके इस बेनिफिट की वजह से वो किसी एक पर्टिकुलर दवाई को प्रमोट करें? क्या आप डॉक्टर्स को अलाउ करते हो? आपका मतलब IMA। तो IMA ने भी कहा कि नहीं साहब, हमारा जो कानून है उसके हिसाब से भी अलाउड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर IMA की इस बात को मानते हुए इस एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ किया। और फिर बाद में 2022 का जब फाइनेंस एक्ट आया तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम ने भी एक्सप्लेनेशन नंबर 3 इंट्रोड्यूस करते हुए ये लिखा कि ऐसा कोई खर्चा जो आप अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसी को बेनिफिट देते हैं, किसी को परक्यूजिट देते हैं, किसी को ब्राइब देते हैं, रिश्वत देते हैं, कोई अदर बेनिफिट देते हैं, तो हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना अलाउ नहीं करेंगे, उनको हम लोग प्रोहिबिटेड एक्सपेंसेस ही मानेंगे। अब बात आती है कि सर ये बात प्रोहिबिटेड एक्सपेंसेस ही मानेंगे, ये तो एक्सप्लेनेशन 1 में लिखी हुई है। तो जो एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा हुआ है उसी को और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में। बस मेरे को ऐसा लगता है कि भाई एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ना देके एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को ही अगर और एक्सपैंड कर देते हो अच्छा हो जाता, लेकिन इन्होंने फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 3 दिया और उसके अंदर कहा कि जो एक्सप्लेनेशन 1 में प्रोहिबिटेड और ऑफेंस वाले एक्सपेंसेस हैं उनके अंदर प्रोहिबिटेड एक्सपेंसेस के अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे ये वाले सारे खर्चे। कौन कौन से? जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ में एक तरफ तो इन्होंने ये कहा कि साहब हम इसे प्रोहिबिटेड मानेंगे, इलीगल मानेंगे और ये खर्चा पीएल अकाउंट में डेबिट करना अलाउ नहीं करेंगे। इसके साथ साथ में निर्मला सीतारमण मैडम ने फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर एक नया TDS का सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, दैट इज सेक्शन 194R, जो इसी से रिलेट करता है। तो अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट देती है, परक्यूजिट देती है, तो उस बेनिफिट और परक्यूजिट के ऊपर TDS की प्रोविजन भी अप्लाई होंगे सेक्शन 194R पे। तो आइए सेक्शन 37 करेंगे, सेक्शन 37 के बाद 194R करेंगे। लेकिन 194R करने से पहले बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक दो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स और है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। देन विल गो टू TDS 194R। तो आइए जरा से शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3 को। तो अच्छे से पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहता है दैट द एक्सप्रेशन एक्सपेंडिचर विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एज गिवन अंडर एक्सप्लेनेशन नंबर 1। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड या ऑफेंस, उसके बारे में बात हो रही है। इट शैल इंक्लूड एंड शैल डीम टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द SSC। तो एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में जो प्रोहिबिटेड और ऑफेंस वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं, उस प्रोहिबिटेड ऑफेंस के अंदर हमेशा ये वाली चीजें भी इंक्लूड की जाएगी और पहले से इंक्लूड होती आ रही है, ऐसा लोग अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो क्या क्या है, किस किस के बारे में बात हो रही है? बी वेरी वेरी केयरफुल। फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस विच इज प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ इन इंडिया
और फॉर और एनी अदर कंट्री। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो इंडिया में प्रोहिबिटेड माना गया किसी और लॉ के अंदर, या फिर इंडिया से बाहर प्रोहिबिटेड माना गया किसी भी लॉ के अंदर, तो उसको हम लोग यहाँ पे भी प्रोहिबिटेड और ऑफेंस मानेंगे। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए से पूछा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से पूछा कि साहब क्या आप डॉक्टर्स को अलाउ करते हो कि इस प्रकार की रिश्वतखोरी करके वो किसी पर्टिकुलर दवाई को प्रमोट कर दें। तो आईएमए ने भी क्या कहा, आईएमए ने कहा नहीं साहब, हमारे अपने जो रूल्स बने हुए हैं, हमारे जो अपने कानून बने हुए हैं, हम उसके अंदर भी इस चीज को अलाउ नहीं करते। यही बात निर्मला सीतारमण मैडम ने फाइनेंस एक्ट 22 से बोली। उन्होंने कहा कि साहब चाहे इनकम टैक्स एक्ट में प्रोहिबिटेड हो या किसी और एक्ट में प्रोहिबिटेड हो, जैसे आईएमए वालों का एक्ट, तो अगर उसमें प्रोहिबिटेड है तब भी हम उस खर्चे को पीएल अकाउंट में डेबिट करना अलाउ नहीं करेंगे। साथ साथ में वो दूसरा कानून इंडिया का भी हो सकता है और इंडिया से बाहर का भी हो सकता है, तो वो खर्चा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करना अलाउ नहीं करेंगे। ये बात पॉइंट नंबर 1 के अंदर लिख दी इन्होंने। तो पॉइंट नंबर 1 हमें आगे क्या बताता है, पॉइंट नंबर 1 कहता है फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल आईएमए का जो कानून है, और एनी लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री, किसी और देश का कानून है वहां पे प्रोहिबिटेड है, तो इनकम टैक्स एक्ट में भी उसे प्रोहिबिटेड मानेंगे। साथ साथ में टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट और एनी परक्विजिट टू एनी पर्सन who is doing business and professional activity or not doing business and professional activity। तो अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को बेनिफिट दे रहे हैं, परक्विजिट्स दे रहे हैं, कौन सा व्यक्ति, वो दूसरे व्यक्ति चाहे बिजनेस एक्टिविटी करता हो या बिजनेस एक्टिविटी ना करता हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मेरे मन में भी क्वेश्चन आया था कि साहब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति बिजनेस एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं करता और फिर भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको कोई बेनिफिट दे या कोई परक्विजिट दे। कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन उसको भी कोई ये बेनिफिट दे दिया जाए, कोई फार्मासिस्ट नहीं है, कोई केमिस्ट नहीं है, फिर भी उसको ये बेनिफिट दिया जाए, ये कैसे पॉसिबल है। तो हुआ ऐसा कि सेक्शन 194R जब बना तो 194R में ही लिखा गया कि अगर इस सेक्शन को इंप्लीमेंट करने में कोई मुश्किल आती है तो सरकार गाइडलाइंस इशू कर सकती है और उस गाइडलाइंस को फिर पार्लियामेंट से अप्रूवल भी लेना होगा, उनके सामने भी रखना होगा। वो जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस के अंदर ये बात लिखी गई कि साहब मान लीजिए बेनिफिट आपने डॉक्टर को नहीं दिया लेकिन डॉक्टर की बीवी को दे दिया, आपने डॉक्टर के घर परिवार में किसी व्यक्ति को बेनिफिट दिया, आपने डॉक्टर के बच्चों को बेनिफिट दिया, डॉक्टर के माता पिता को आपने कोई बेनिफिट दे दिया, कोई परक्विजिट दे दिया, तो वहां से ये बात समझ आई कि जो ये लिखा हुआ है अ पर्सन डूइंग बिजनेस एक्टिविटी और नॉट, तो पर्सन डूइंग बिजनेस एक्टिविटी में कौन आ गया, डॉक्टर, और नॉट में कौन आ गया, डॉक्टर की बीवी। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट डॉक्टर को दिया जाए या डॉक्टर के घर परिवार में किसी को दिया जाए तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बात पॉइंट नंबर 2 में लिखी गई है। सो टू प्रोवाइड अ बेनिफिट और परक्विजिट टू अ पर्सन हु इज डूइंग अ बिजनेस एक्टिविटी और नॉट, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच बेनिफिट or perquisite by such person is in the violation of any law or rule or any regulations or any guidelines। तो जैसे मैंने आपको कहा कि डॉक्टर्स के लिए अलग कानून बना हुआ है आईएमए के हिसाब से, तो आईएमए के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आईएमए के जो अपने कानून है, उसके मुताबिक भी डॉक्टर्स कभी भी किसी प्रकार की कोई रिश्वतखोरी नहीं कर सकते टू प्रमोट अ पर्टिकुलर मेडिसिन। डोलो का एग्जाम्पल हमारे पास आया था। साथ साथ में एक्सप्लेनेशन 3 कहता है कि साहब अगर किसी ऑफेंस को कंपाउंड कर दिया है तो कंपाउंड करने की वजह से जो खर्चा हुआ उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी कानून हो इंडिया का या कोई भी कानून हो इंडिया से बाहर का। अब बात आती है कि साहब ये कंपाउंड करना क्या होता है, ऑफेंस को कंपाउंड कर दिया इसका मतलब क्या है। आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मान लीजिए
कि एक व्यक्ति ने कोई ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से उसको 3 महीने की जेल होनी है, मुकदमा चला, प्रूव हो गया, वो कन्विक्ट हो गया कि साहब इसने ये काम गलत किया है, इसको 3 महीने की जेल भेजनी है। जज ने भी कह दिया कि साहब हम आपको 3 महीने की सजा सुनाते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक कंपाउंडिंग अथॉरिटी होगी, मे बी अ कोर्ट, आप उसके पास जाकर अपील फाइल कर सकते हैं और उनको बोलिए कि साहब देखिए मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा चला था, मैं हारा, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मेरे को कोर्ट ने 3 महीने की जेल की सजा दी है, मैं जेल जाने नहीं चाहता, आप मेरे इस जेल के टेन्योर को मॉनेटरी पेनल्टी में कन्वर्ट कर दीजिए, आप मेरे से 10 लाख रुपए की पेनल्टी मेरे ऊपर लगा दीजिए आप, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो 10 लाख रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लग गई, क्या ये 10 लाख रुपए की पेनल्टी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना अलाउ कर दिया जाएगा? अगेन द आंसर इज नो। आप इस 10 लाख की पेनल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट वी कॉल कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस, जेल के बदले में पैसा। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर ऐसे तो कोई भी कर ले। आंसर इज यस, कोई भी कर ले, लेकिन ऐसा सिर्फ उन्हीं मुकदमों के केस में हो सकता है, उन्हीं केसेस में हो सकता है जहां पे कंपाउंडिंग अलाउड होता है। अब जहां पे कंपाउंडिंग अलाउड ही नहीं है वहां पे आप कंपाउंडिंग कैसे करोगे? मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने किसी एक गांव के अंदर जाके 50 लोगों का मर्डर कर दिया और फिर वो बोले हाँ साहब मैंने 50 लोगों का मर्डर किया, मेरे को फांसी में मत चढ़ाओ, मेरे को इसके बदले में मेरे से आप पेनल्टी चार्ज कर लो। ऐसा नहीं होने वाला। तो जिन जिन सिचुएशंस में, जिन जिन केसेस में कंपाउंडिंग अलाउड है हमारे इंडिया के कानूनों के हिसाब से, सिर्फ वहीं पे कंपाउंडिंग हो सकता है, बाकी सब जगहों पे कंपाउंडिंग नहीं हो सकता। तो कंपाउंडिंग का मतलब जेल के बदले में पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कंपाउंडिंग। तो वो जो कंपाउंडिंग है, मॉनेटरी पेनल्टी है, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। ये वाली बात एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के अंदर लिख दी गई है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के अंदर 3 पॉइंट्स आए हैं, तीनों पॉइंट्स को आपने अच्छे से करके जाना है। मैं ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट है, बेनिफिट और प्रपोजिट वाला, इसको मैं रिलेट करूंगा 194R का जो नया टीडीएस का सेक्शन है उसके साथ में, लेकिन वो मैं रिलेट करूंगा 2 मिनट के बाद। एक सेक्शन आप सबको याद है, सेक्शन 43B। सेक्शन 43B ये कहता है कि आप कुछ खर्चे ऐसे होंगे, नॉट ऑल, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिनका आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ले पाएंगे, डिडक्शन ले पाएंगे ओनली व्हेन आपने वो खर्चा की पेमेंट कर दिया है, पे कर दिया है। अगर वो खर्चा आपने पे नहीं करा है, अगर वो खर्चा आपका पेबल है, अगर वो खर्चा आपका आउटस्टैंडिंग है, तो आप उस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते। अब ये पेमेंट कब करनी है? कानून ये कहता है, सेक्शन 43B ये कहता है कि साहब आपको ये पेमेंट जो है ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक कर देनी चाहिए। जिस साल खर्चा हुआ उस साल का इनकम टैक्स रिटर्न सबमिशन की ड्यू डेट। और मान लीजिए अगर आप आईटीआर की ड्यू डेट के बाद उसकी पेमेंट करते हैं तो भी कोई बात नहीं, जिस साल आप पे करेंगे उस साल डेबिट कर लेना या डिडक्शन ले लेना, वट एवर यू वांट टू से। ये है सेक्शन 43B। इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं उनकी सेक्शन 43B में पूरी एक लिस्ट गिवन है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे एक व्यक्ति क्या करता है, बैंक को उसने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेके बताऊं, विजय माल्या साहब का केस ले लें या अगर नीरव मोदी साहब का केस लें, तो इन लोगों ने बहुत सारे लोन्स का डिफॉल्ट करा, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं कर पाए, इंटरेस्ट भी वापस नहीं कर पाए, या जो इंटरेस्ट पे करना था वो भी नहीं पे कर पाए। चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि बैंक्स के जो कंसोर्टियम है उन्होंने कहा कि हम आपके साथ दोबारा से डील करते हैं और हम आपके लोन्स को और इंटरेस्ट को रीनेगोशिएट करते हैं। आपका जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग को हम आपका लोन ही मान लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ऐड कर देते हैं, आपका टोटल लोन अमाउंट इतना बढ़ जाता है। अब आप इस टोटल लोन अमाउंट के बेसिस के ऊपर हमें ईएमआई दे देना। तो क्वेश्चन अब यहां पे ये आता है कि साहब अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कैन वी से दैट देयर इज अ पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट
एंड क्या उस इंटरेस्ट का सेक्शन 43B में डिडक्शन लिया जा सकता है? आंसर इज बिग नो। इसके लिए 43B में पहले से प्रोविजन बना हुआ है कि साहब अगर आप इंटरेस्ट को कन्वर्ट करते हैं, देखिए यहां पे सेक्शन 43B, अगर आप अपने इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करके उसको लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, बोरोविंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं, किसी प्रकार के एडवांसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि आपने उस इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी है और आपको वो इंटरेस्ट का पैसा पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं करने देंगे। ठीक होगी बात? लेकिन अब कहानी ये है कि साहब मान लीजिए बैंक को अपने इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट का अमाउंट है लेट से 10,000 करोड़। अब 10,000 करोड़ का आपने इंटरेस्ट पे करना, एक वेग सी फिगर मैंने ले ली है, तो 10,000 करोड़ का इंटरेस्ट आपने पे करना है बैंक को। आपने बैंक को कहा कि साहब ऐसा है, हम आपको 10,000 करोड़ के बदले में इतनी वैल्यू के डिबेंचर इशू करके दे देते हैं, या इतनी वैल्यू के कोई और ऐसा हम आपको इंस्ट्रूमेंट इशू करके दे दें जिससे हमारी लायबिलिटी डिफर हो जाती है और सिक्योर्ड लोन रहेगा, डिबेंचर से तो ऑब्वियसली सिक्योर्ड रहेगा। तो अब मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने 10,000 करोड़ का, एक वेग सी फिगर है, बड़ी ऑब्सर्ड सी फिगर है, तो इस पैसे का उन्होंने डिबेंचर इशू कर दिए इंस्टेड ऑफ गिविंग द इंटरेस्ट अमाउंट। नाउ द क्वेश्चन arises कि क्या converting the interest amount to the issue of the debentures, whether it is regarded as a payment of the interest amount, और क्या इसकी वजह से 43B में पीएल अकाउंट में डेबिट मिल जाएगा? आंसर इज बिग नो। आंसर बिग नो। लेटेस्ट अमेंडमेंट आ गया सेक्शन 43B में और इन्होंने कहा कि अगर इंटरेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, जो रेड कलर से लिखा हुआ अमेंडमेंट है, if the interest has been converted to debentures, if the interest has been converted into any instruments by which liability to pay is deferred to some future date, तो फिर हम उसको भी डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, पीएल अकाउंट में डेबिट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 43B का ये एक अमेंडमेंट है। आपके मन में आएगा सर ये मेजर अमेंडमेंट है या माइनर अमेंडमेंट है? तो ये बड़ा छोटा सा अमेंडमेंट है। इंटरमीडिएट लेवल पे आई डोंट थिंक कि एग्जामिनर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखेगा, लेकिन अगर सेक्शन 37 की मैं बात करूं, 37(1) की बात करूं, तो साहब ये एक बड़ा मेजर अमेंडमेंट है और क्योंकि इसका इम्पैक्ट 194R पे भी जाता है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो और बढ़ जाता है। एक और सेक्शन आप सबको याद है हम लोगों ने किया था, सेक्शन 40 क्लॉज ए। सेक्शन 40 क्लॉज ए हमें यह बताता है कि कौन कौन सा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते हो। उसके अंदर हमारे पास 40A1, 40A1A या IA व्हाटएवर यू वांट टू से, उसके बाद 40A2, 40A2A और इस प्रकार से बहुत सारे सेक्शन आते हैं। जो हमारे पास 40A2 एंड 40A2A है वो कहता है कि इनकम टैक्स का पैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते, वेल्थ टैक्स का पैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते। इसका रीजन भी मैंने आप लोगों को दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स आर बेसिकली द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। हायर द प्रॉफिट हायर द इनकम टैक्स, लोअर द प्रॉफिट लोअर द इनकम टैक्स। एनी खर्चा which is dependent upon your profit element, वो खर्चा is not to be regarded as a charge, that खर्चा will be regarded as an appropriation, और appropriation is not to be debited to the profit and loss account. तो income tax and wealth tax are the appropriation of profits not to be debited to profit and loss account. Now the question arises whether this income tax is only the income tax या it will also include surcharge and cess. तो हमारी सरकार ने अमेंडमेंट किया, इन्होंने कहा कि जब हम लोग इनकम टैक्स की बात करेंगे, जब हम लोग वेल्थ टैक्स की बात करेंगे, तो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स दोनों में सिर्फ टैक्स नहीं होगा, टैक्स के साथ में सरचार्ज और सेस अगर जो चार्ज हो रहा है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज, इवन दे आर द टैक्सेस, इवन दे आर नॉट अलाउड टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये अमेंडमेंट एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन्होंने डाल दिया since the assessment year
2005-2006। तो ये एक अमेंडमेंट था जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में था, और अब हम लोगों ने सेक्शन 194 आर स्टार्ट करना है।